तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था, तो उसमें देखिए हमने देखा कि जातीय धर्म कोई निश्चित संस्कृति उसकी पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्र ऐसी समानता पर आधारित होता है कि पिछले 100 सालों का इतिहास देखें कि जितने कई राष्ट्रों ने भाषा, जाति, धर्म समान नहीं है, जैसे भारत है, कनाडा है, विश्व के अधिकांश राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें कोई भाषा या धर्म या नस्ल या जाति का वर्चस्व नहीं है। तो राष्ट्र के निर्माण एक काल्पनिक समुदाय द्वारा होती है। तो रैनन की जो बता रहा था, तो रैनन के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो उसके सदस्यों के प्रति विश्वास, आकांक्षा, कल्पनाओं के सारे एक सूत्र में बंधे होते हैं। ये विशेष मान्यता पर आधारित होता है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को ये विश्वास हो जाए कि वे एक दूसरे के साथ हैं। अक्सर वे भी प्रयास करते हैं कि उनसे इस विश्वास को इतिहास का सहारा मिले, जैसे स्मृतियों, किंवदंतियों, ऐतिहासिक लेख आदि। अब भारत की बात करें तो भारत के कई राष्ट्रवादियों ने यहाँ कहा कि सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता निरंतरता मूलक सभ्यता, एकता, राष्ट्रवाद आदि ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से भारतीय जो एकता के बुनियादी तत्व निर्माण हुआ। देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, मध्यकालीन सांस्कृतिक विरासत, अन्य ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिसके राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेनन के विचारों से राष्ट्रवाद के इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम बहुत प्रभावित थे, लेकिन उसे एक अतिवादी परिभाषा मानते थे। इसके अनुसार लोगों को कोई भी समूह अपने आप को राष्ट्र मान लेता है, चाहे वह व्यवहारिक हो या नहीं। लेकिन 19वीं सदी में यह काफी विवाद का विषय रहा कि अपने आप राष्ट्र यानी अपने आप राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण के लिए न्यूनतम जरूरतें क्या है। ये माना गया कि एक टिकाऊ राष्ट्र राज्य बनने के लिए एक बड़ी आबादी, विस्तृत भूभाग, सुसंगठित राज्य, विकसित अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है। इनके होने पर ही भावनात्मक एकता और साझे उद्देश्य और सक्रिय नागरिक राष्ट्र राज्य के द्वारा ही गठन संभव हो सकता है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से बात आई आगे कि एक अच्छा राष्ट्र, टिकाऊ राष्ट्र के अंदर सब चीजें होनी चाहिए। जनसंख्या हो, एक भूभाग होना चाहिए बड़ा, विस्तृत भूभाग, सुसंगठित राज्य हो, चलाने के लिए आर्थिक तंत्र मजबूत होना चाहिए, और इनके सभी उद्देश्य जो भावनात्मक एकता के द्वारा उद्देश्य निर्धारित हो, नागरिकों और राष्ट्र राज्य का जो गठन वो मजबूत होना चाहिए। यहाँ तक हमारे देश भारत का संबंध है, तो विस्तृत भूभाग का भारतीय संस्कृति से विशेष संबंध रहा है। आज तो संस्कृति भारतीय नाम से अभिव्यक्त है। जो संस्कृति भारतीय नाम से अभिव्यक्त है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की सुदृढ़ इकाई रही है। पुराणों तथा स्मृतियों में भारत के भौगोलिक सीमाओं के अनेक ऐसे कथन रहे हैं। विष्णु इस प्रकार राष्ट्र राज्य के जो तत्व बताए गए, 3 तत्व बताए गए हैं, इधर आप देखिए, चित्र के अंदर देखिए। राष्ट्र राज्य के 3 तत्व: संप्रभुता, नागरिकता व राष्ट्रवादी भावना।
ये 3 मुख्य तत्व बताए गए हैं। और इन 3 तत्वों से पहले देखिए, जो विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि उत्तर यत्समुद्रे हिमाद्रस्ते दक्षिणतम वर्ष तदे भारत नामा भारतीय यंत्र सत्यते, यानी विष्णु पुराण में भी इस चीज के बारे में बताया गया है। अब हम राष्ट्र राज्य के जो 3 तत्व देखिए, 3 तत्व मुख्य रूप से जो बताए गए हैं। पहला आपको क्या बताया था? संप्रभुता। कौन सी है? संप्रभुता। अब संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य सत्ता का किसी क्षेत्र विशेष के संपूर्ण साधनों एवं लोगों पर शासन करने का सर्वस्व अधिकार होना। संपूर्ण नीति निर्धारण सरकार वैधानिक विधि द्वारा स्थापित संस्था के जरिए की जाती है तथा उसका क्रियान्वयन भी अधीनस्थ प्रशासन द्वारा ही पूर्ण होता है। किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप न होना ही संप्रभुता है, जो हर राष्ट्र राज्य की पहली विशेषता मानी जाती है। तो देखिए, राष्ट्र राज्य का जो पहला तत्व बताया गया क्या? संप्रभुता। यानी संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य जो है किसी क्षेत्र विशेष में जो भी काम है, उस क्षेत्र विशेष के राज्य के जितने भी साधन हैं, लोग हैं, शासन व्यवस्था, वो सभी लोगों का अधिकार है। और उसका निर्धारण क्या है? सरकार किस तरीके से करेगी? कानूनी आधार पर करेगी। नीति निर्माण होगा, संविधान का निर्माण होगा, उसी के अनुसार ही, कानून के अनुसार ही सरकार विधि के अनुसार ही काम करेगी और उसी के द्वारा ही प्रशासन द्वारा उस पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा कानून के अंदर। यानी किसी बाहरी सत्ता, कोई भी विदेशी या बाहरी सत्ता का किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। और संप्रभुता जन देश के नागरिकों में, उस राज्य के नागरिकों में ही नीति होगी, जो हर राष्ट्र राज्य की एक पहली विशेषता मानी जाती है। यानी राष्ट्र राज्य के जो 3 तत्व होते हैं, उसमें संप्रभुता की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी सारी शक्ति किसके पास है? उस क्षेत्र में रहने वाली जनता के पास है और सरकार उसका जो पालन करेगी वो नीति कानून के अनुसार करेगी, जो कानून न्याय जो कानून क्या है? संविधान द्वारा दिए गए हैं, वैधानिक हैं, जो कानूनी हैं, जिनको संविधान ने मान्यता दे रखी है, उन्हीं के अनुसार ही शासन करेगी। और दूसरा पॉइंट हमारा था नागरिकता। अब देखिए, किसी भी राजनीतिक प्रणाली में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले लोगों को नागरिकता का दर्जा होता है, जिसमें उस राष्ट्र के सदस्य होने के साथ ही उनके अधिकार और कर्तव्य भी परिभाषित किए जाते हैं। अब किसी भी राजनीतिक प्रणाली में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं, उनको नागरिकता का दर्जा है। अब भारत में हम रहने वाले तो हम सभी क्या है? भारतीय, हमें भारत की नागरिकता है। तो उसी प्रकार उस राष्ट्र के जो सदस्य हैं, उनके उसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या है? उस अधिकार और कर्तव्य जो है उस राष्ट्र के रहने वाले सदस्य सबके निर्धारित किए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं। प्रजा है, वहां की जनता, किसी भी श्रेणी, किसी भी जाति के हों, वहां के नागरिक समय समय पर मताधिकार के प्रयोग कर सकते हैं। सत्ता का गठन में उनकी भूमिका होती है। राष्ट्र नीति संबंधित जो बहस से होती है, कानून बनते हैं, उनमें नागरिक के अधिकारों का उपयोग और कर्तव्य पूर्णता उसका निर्वहन किया जाता है। उसकी अनुमति और सहमति से ही राष्ट्र राज्य संचालित हो सकता है। यानी नागरिकों के कर्तव्य अधिकार क्या है? दोनों दिए गए हैं और इनके माध्यम से ही पूरे देश की शासन व्यवस्था, जो सरकार होती है, जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों का हित देखा जाता है। राष्ट्र की नीति का निर्माण भी नागरिकों के अधिकारों के आधार पर होता है और नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं और अपने कर्तव्य भी उसके निर्धारित होते हैं। जैसे भारत में देखो, हमारे संविधान में क्या है? राष्ट्र निर्माण के साथ साथ जो जो हमें अधिकार है, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं और इन सब की, यानी नागरिकों की सहमति से ही राष्ट्र और राज्य का संचालन होता है। तो ये हमारा था दूसरा पॉइंट, नागरिकता। अब तीसरा पॉइंट कौन सा? देखिए, तीसरा हमारा है राष्ट्रवादी भावना। अब देखिए, राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व जो है, उनके नागरिकों में राष्ट्रवादी भावना के विकास जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर राष्ट्रवाद प्रतीकों, श्रद्धा, विश्वास का एक ऐसा स्कूल है जो लोगों को अपने राजनीतिक समुदाय का अभिन्न अंग बनाए रखता है।
बनाए रखता है। लोग गर्व से अपने राष्ट्र के आधार पर भारतीय, अमेरिकी, फ्रांसीसी या जापानी जापानी कहलाते हैं, क्योंकि वे राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति श्रद्धावान है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा था राष्ट्रवादी भावना, यानी राष्ट्र राज्यों का जो अस्तित्व है नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना के विकास से जुड़ा होने के कारण राष्ट्र के प्रतीक, चिन्ह, विश्वास, जैसे हम बात करें तो हमारा देश जो भारत है तो प्रतीक चिन्ह हमारा क्या है, जैसा अशोक का सारनाथ स्तंभ है, हमारा राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की आजादी में विभिन्न महापुरुषों की जो भूमिका रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रवादी भावना को एकता के सूत्र में, यानी राजनीतिक जो समुदाय है उसको अभिन्न हिस्सा बन जाती है, जिसके आधार पे हम मानते हैं कि हम इस देश के नागरिक के, हमें इस पर गर्व है। तो इसी प्रकार लोग गर्व से अपने राष्ट्र के प्रति क्या करते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं, चाहे वो भारतीय है, चाहे अमेरिकी है, चाहे फ्रांसीसी है या जापानी है। ये सारे क्या है, ये लोग जो है, ये सारे लोग अपने देश के नाम से पहचाने जाते हैं। मैं भारतीय हूँ, अब अमेरिका के अंदर रहने वाला क्या है कि मैं अमेरिकी हूँ, अमेरिकी का नागरिक हूँ, मैं जापानी हूँ, मैं फ्रांसीसी हूँ। तो ये सभी अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह के प्रति श्रद्धा भावना हमारी रहती है, और उसी के अनुसार ही हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब देखिए, राष्ट्र के प्रतीक के प्रति श्रद्धावान फ्रांसीसी या जापानी लोग जो अपने देश की जो नागरिकता के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्र राज्य के निर्माण में पढ़ा, देश के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो अब देखिए ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं। अब राष्ट्र राज्य किसे कहते हैं कि ऐसा राज्य, ऐसा राष्ट्र राज्य जिसमें संप्रभुता, राष्ट्रवाद, जन कल्याण, लोगों की सहमति, ये सारी इच्छाएं जब हों तो उसे क्या कहा जाएगा, एक राष्ट्र राज्य कहा जाएगा, जिसमें लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताएं बताइए, उसके मत अनुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी देश में लोगों के रहने के लिए राष्ट्र का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष जनता की इच्छा के आधार पर होना जरूरी है, तो ही राष्ट्र का विकास हो सकता है, लोगों की एकता भावना। अब बात आती है भारत एक राष्ट्र राज्य है, तो इसके प्रतीक चिन्ह बताइए। ये तो बिल्कुल चौथी पांचवी का क्वेश्चन है। भारत क्या है, राष्ट्र राज्य है, राष्ट्र राज्य, लोगों राष्ट्र राज्यों को अलग अलग शक्ति दी गई है। राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र देश और राज्य के अंदर शक्तियां अलग अलग है, 3 सूचियों में बांटी गई है, ये भी हम जानते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रतीक चिन्ह बताइए। प्रतीक चिन्ह अशोक का सारनाथ स्तंभ, ये भी एक प्रतीक है। राष्ट्रीय गीत, ये भी हमारा प्रतीक है। ध्वज हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, ये भी एक प्रतीक के रूप में है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है कि राष्ट्र राज्यों के निर्माण में सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका। अब देखिए कि ऊपर आपने देखा कि एक राष्ट्र के निर्माण में जो चीजें आवश्यकता थी, संप्रभुता, नागरिकता, प्रतीक चिन्ह, ये चीजें। तो अब आता है कि देश, हमारे देश, हमने ऊपर देखा कि राष्ट्र के प्रयास निर्मित किए गए, और ये भी हमने अध्ययन किया कि राष्ट्र राज्यों बनने के बाद उसके अधिकांश निवासी उस राष्ट्रीय भावना से अनभिज्ञ रहे, यानी जानकार नहीं थे। तो उदाहरण के लिए फ्रांस के अधिकांश किसान क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी राष्ट्रवादी सोच से जानकार नहीं थे, अनभिज्ञ थे। तो इसी तरह 1870 ईस्वी के दशक में इटली एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में बन गया, लेकिन वहां के अधिकांश निवासी न तो कोई भाषा, साझा भाषा बोलते थे, न ही अपने को इतालवी राष्ट्र से जोड़ पा रहे थे। ब्रिटेन में भी वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड आदि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि सारे नवगठित राष्ट्र राज्यों के सामने एक चुनौती थी कि वे अपने निवासियों को राष्ट्र के नागरिक कैसे बनाए। इस सभी राष्ट्र राज्यों ने जो कारगर तरीके निकाला था, वो कौन सा तरीका था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था सार्वभौमिक और सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। कौन सा तरीका था, सार्वभौमिक सभी के लिए, और सार्वजनिक यानी सरकार के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा दी। देखिए
जो प्रमुख जो समस्या का हल ये निकाला कि सार्वजनिक और प्राथमिक और सार्वभौमिक शिक्षा हो। तो देश के सारे भावी नागरिकों को विद्यालय में लाकर उन्हें अपने देश के राष्ट्रीय सोच से ओतप्रोत करना और राष्ट्रीय भावनाओं से समाजीकरण करना, यह राष्ट्र राज्यों की एक महत्वपूर्ण कार्य योजना बन गया कि सभी ने सार्वजनिक शिक्षा पर जोर दिया। पिछले 150 वर्षों में जहां भी राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ है, वहां राज्य के प्रयास से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई और यह प्रयास किया गया कि देश का हर बालक और बालिका विद्यालय में पढ़े और शिक्षा प्राप्त करे। इस काम के लिए राजकीय आय का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाने लगा। तो राजकीय आय का यानी जितने भी राष्ट्र राज्य हुए, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक भावना, तो सार्वजनिक शिक्षा पे इन्होंने क्या किया, जोर देना प्रारंभ कर दिया कि सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से, सरकारी विद्यालय के माध्यम से बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो और बच्चों के शिक्षा के माध्यम से पूरा विकास किया जाए। और बहुत बड़ा खर्च यानी सरकार ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा कहां लगाया, शिक्षा पर खर्च किया। जहां पहले शिक्षा क्या थे, निजी प्रयास, तो जहां पहले निजी प्रयास थे तो उनकी जगह क्या किया गया, धार्मिक संस्थाएं होती थी, राजकीय पहल और हस्तक्षेप के दायरे में लाई गई। इसके दो प्रमुख उद्देश्य गए, पहला ये कि जैसे शिक्षा पाकर राष्ट्र के सभी नागरिकों में एक जैसी मानसिकता और एकात्मकता बने। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रखा गया कि राष्ट्र को अस्तित्व में लाना था। तो शिक्षा निजी और सरकारी यानी जो प्राइवेट थे, गवर्नमेंट, दोनों विद्यालयों के अंदर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शिक्षा देने का एक उद्देश्य रखा गया, जिसमें राष्ट्र की संस्कृति, भाषा, उसकी पहचान, हमारे राष्ट्र के मूल्य, इन सबको स्थापित करने में विद्यालय की जो भूमिका बहुत ही क्या रही, महत्वपूर्ण रही। दूसरा, सार्वजनिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय या सामुदायिक भाषा की जगह राष्ट्रीय भाषा बनी। यानी जो गवर्नमेंट सार्वजनिक विद्यालय थे, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय सामुदायिक भाषा की जगह किसको, राष्ट्रीय भाषा को रखा गया। चाहे कई जगह इसका विरोध भी हुआ और दोनों भाषाओं में भी शिक्षा दी गई। यानी भारत की बात करें तो भारत में क्षेत्रीय भाषा को और राष्ट्रीय दोनों भाषा को रखा गया। इसी प्रकार विश्व के अनेक देश थे जहां विरोध होना प्रारंभ हुआ, वहां क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों भाषाओं को रखा हुआ। परिणाम स्वरूप विद्यालय के माध्यम से पूरे देश में मानकीकृत भाषा का प्रसार हो पाया। उदाहरण के लिए बात करें तो फ्रांसीसी भाषा, जिसे आज फ्रांसीसी भाषा कहा जाता है, वह 18वीं में केवल यहाँ की राजधानी पेरिस के आसपास ही बोली जाती थी, लेकिन 50-60 वर्षों में यह भाषा पूरे फ्रांस देश में बोली जाने वाली भाषा बन गई। केवल इसलिए क्योंकि इसे सारे विद्यालयों में सिखाया जाता था और ये प्रशासनिक भाषा भी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय के माध्यम से बड़े स्तर पर राष्ट्र राज्य के निर्माण में बहुत ही मदद मिली गई। एक राष्ट्र भाषा स्थापित करने की ये नीति हर जगह अपनाई नहीं जा सकी। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा नीति के बारे में बहुत बहस हुई, संविधान सभा, उसके बाहर भी और सड़कों पर भी आंदोलन हुए। अंत में यही तय हुआ कि भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सभी स्थानीय भाषाओं को सुदृढ़ करते हुए हिंदी व अंग्रेजी दोनों को राष्ट्रीय संप्रेषण के लिए उपयोग करने की नीति बनी। ये माना गया कि इस बहुभाषी नीति से हमारी राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा, न कि पूरे देश पर एक भाषा थोपने से। तो इस चीज की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा कि बहुभाषी नीति से हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसकी एकता को बल मिलेगा और पूरे देश में एक भाषा थोपने से ऐसा नहीं होगा, पूरे देश पर एक भाषा नहीं थोपी जाएगी। यानी राष्ट्रीय एकता को बल लेने के लिए सभी भाषाओं का समान रूप से पालन जरूरी है। विद्यालयों में राष्ट्रीय भाषा के अलावा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया, जैसे राष्ट्र का इतिहास, खासकर उसके बनने का इतिहास, राष्ट्र का नक्शा और भूगोल, राष्ट्रीय उद्देश्य, मूल्य और संविधान और राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक, हमारे गीत आदि से पहचान प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ही क्या किया जाने लगा, दी जाने लगी। राष्ट्र वास्तव में जो राष्ट्र जो थे, हमारे राष्ट्र को
उस राष्ट्र के विकास में हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो प्रतीक चिन्ह थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी विशेषकर। और इसी प्रकार इनको प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ये चीजें दी जाने लगी, जिसे देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना सजग गए। और कई इतिहासकार और राजनीतिक शास्त्र के विद्वान ये भी मानते हैं कि इन विषयों के माध्यम से वास्तव में राष्ट्र को अस्तित्व में लाया गया। इस तरह एक और राष्ट्र राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा को फैलाया और दूसरी ओर सार्वजनिक शिक्षा ने नागरिकों को राष्ट्र के लिए तैयार किया, यहां तक कि राष्ट्र की उसकी पहचान दी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालयों ने राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्र के उद्देश्य, राष्ट्र के चिन्ह, हमारा संविधान, इन सभी के बारे में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रही। और इस भूमिका के माध्यम से ही सार्वजनिक शिक्षा ने पूरे राष्ट्र, पूरे देश को एक पहचान के रूप में राष्ट्र को खड़ा